तो देश की बात में सबसे पहले बात अपने किसानों की। सरकार सुनने को तैयार नहीं है और किसान बिलों को मानने को तैयार नहीं है। सरकार कह रही है कि वो किसानों के हित में कानून बना रही है और किसान कह रहे हैं कि उनसे ज्यादा उनका हित कौन जानता है। सरकार कह रही है कि किसानों को विपक्ष बहका रहा है। किसान कह रहा है कि हम समझदार हैं, अपना भला बुरा समझते हैं। किसान को सरकार अन्नदाता मानती है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि ये बिल तो एक तरह से उनके अन्न पर ही डाका है। तो आंदोलन आज भी जारी रहा। खेती किसानी बिलों के विरोध में पंजाब के किसान अब पटरियों पर उतर आए हैं। आज से 3 दिन का रेल रोको आंदोलन शुरू हो गया है। इस प्रदर्शन के मद्देनजर अमृतसर के देवीदासपुरा गांव में किसान पटरियों पर जम गए। पंजाब से गुजरने वाली तमाम ट्रेनें 3 दिनों के लिए रद्द कर दी गई हैं या डायवर्ट कर दी गई हैं। रेल रोको आंदोलन के साथ ही किसानों ने कल पंजाब बंद का ऐलान किया हुआ है। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने फिरोजपुर में भी बिलों के खिलाफ आंदोलन किया। तो पंजाब से लगते हरियाणा में भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। बल्कि आज सोनीपत में तो एक गांव में हरियाणा के कृषि मंत्री का जबरदस्त विरोध भी हुआ है। पीटीआई अध्यापक और किसानों ने 40 मिनट तक विरोध प्रदर्शन किया। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। तो किसान उस दौर में आंदोलन कर रहे हैं जब ज्यादातर लोग कोरोना की वजह से अपने घरों से निकलने से डरते हैं। समझ लीजिए कि उनके लिए ये बिलों वाला मुद्दा कितना बड़ा, कितना अहम होगा। तो सरकार जिन बिलों को उनके हित में बता रही है, क्या वाकई ऐसा है? हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन और मरियम अलवी हरियाणा के पानीपत कलेक्शन सेंटर्स गए और उन्होंने किसानों से पूछा कि आखिर वो मंडी में जाकर अपना सामान क्यों नहीं बेचते, कलेक्शन सेंटर्स में क्यों आते हैं। साथ ही मंडी में गए जहां किसान सब्जी बेचने आते हैं। पूरी बातचीत सुनिए आप। मंडी में क्यों नहीं जा रहे हैं? मंडी से इससे यहाँ क्या बेटर मिल रहा है आपको? मंडी से जी एक तो जी टाइम बचे। अच्छा, मंडी कितना दूर है यहाँ से? मंडी जी आता है 15 किलोमीटर। अच्छा, और आपका खेत यही आप बता रहे थे? हाँ जी। ये सटा हुआ खेत आपका हाँ है? जी। अच्छा, एक तो टाइम बच गया। हाँ जी। और दूसरा दाम बढ़िया मिला जी। दाम। अच्छा, दाम एक एक करके सब्जियों का ये जो बताएं कितना, इसका क्या दाम मिल रहा है आपको? ये 12 रुपए के ये लौकी का। और मंडी में 80-100 रुपए की पन्नी है। 80-100 रुपए की पन्नी। एक पन्नी में 25 से 30 किलो आता है। हाँ। अच्छा। एक चीज आप लोगों से पूछना था कि आप तो देखा होगा कि कोई नया किसान का कानून लागू हुआ है, उसके वजह से कुछ किसान भाई जो हैं वो आंदोलन भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो आपने उसके बारे में कुछ सुना है? अच्छा, आप लेकिन आप उसके विरोध में हैं या नहीं? उसके विरोध में नहीं जी। नहीं है? नहीं। आप विरोध में हैं? नहीं। उसमें थोड़ा है बस वो जी। क्या वजह है, क्या विरोध में नहीं है? वो कानून लगा लो इसमें तो इसी तरीके का हो जाएगा जिस तरीके का संतरा जी बिचौला हट जाओगा बीच में है। अब अपनी फसल में जिम्मेदार कहीं भी बेच लेगा। आप उसके विरोध में क्यों नहीं है? क्यों आपको लग रहा है कि ये ठीक है? हमें फुल प्रॉफिट है जी इस चीज का, क्योंकि हमारे पास यहाँ ये प्राइवेट सेंटर हैं जितने, तो हमने ये पहले भी हुए हैं 2-3 साल से 4 साल से हमने इसका प्रॉफिट देखा है। एक एक करके भाई। इसलिए हम चाह रहे हैं कि और भी यहाँ सेंटर खुला है और यहाँ और भी ज्यादा होगा हमने, क्योंकि किसानों ने जितने भी होंगे तो प्रॉफिट है। यहाँ कलेक्शन सेंटर कितने होंगे? बहुत सारे, 6-7 हैं। कौन कौन है यहाँ? गोफ्रो फ्रेश हो गया, देहात हो गया, उड़ान हो गया, रिलायंस हो गया, इसके अलावा मोर हो गया, बिग बास्केट हो गया, मदर डेयरी हो गई, उसके अलावा निंजा कार्ट हो गया। तो लगभग यहाँ पे 8 to 9 कलेक्शन सेंटर इस टाइम करंटली वर्किंग कर रहे हैं। और यही इसी एरिया में, इसी टोटल जो रेडियस है लगभग 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी कलेक्शन सेंटर वो इसी एरिया में। और ये आप आते हैं, आप कह रहे थे आप ऑलमोस्ट 10-12 साल से आ रहे हैं? मैं लगभग सर यहाँ पे 10-12 साल से। तो ये सब सेंटर कितने टाइम में आए? इसी टाइम में? ये लगभग सर 3 या 4 साल के भीतर आया। पहले फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिलायंस था, उसके बाद में बिग बाजार आया। कलेक्शन सेंटर वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो क्या मांग, वो सिर्फ छोटी वाली मांगते हैं? छोटी भिंडी मांगते हैं। ये भिंडी निकाल देंगे इसमें से। अच्छा, ये नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, इसीलिए आप यहाँ लेके आते हैं? यहाँ छोटी बड़ी सारी बिक जाएंगे। ये तो बाहर जाएंगे जी। आपको पूरा का पूरा पैसा मिलता है? हाँ, पूरा। अच्छा, और उसमें से कुछ कटता है कमीशन वगैरह? कुछ नहीं? मजदूरी भी नहीं कटती जी यहाँ उतारने की। और आपको सीधा क्या कैश हाथ में मिलता है? कैश मिलता है जी, बिल्कुल। और तोलते हैं इसको आप ही के सामने कैसे? मेरे सामने ये राजे कंप्यूटर का अंडा है। अच्छा, ये है। तोल के अच्छा, इसका ये 1 किलो पल्ली का केजी कटता है वजन का। हाँ, 1 किलो कटा है। कुछ किसानों के मन में ये भय है कि जैसे अगर प्राइवेट वाले आ जाएं तो फिर प्राइवेट वाले अपना सिर्फ आपसे खरीद के
फिर जब आप उन पे पूरा वो हो जाते हैं, डिपेंड करते हैं, फिर वो दो भी दाम कम वम करके आप फिर फंस जाएंगे। ऐसा कोई खतरा है आपको? बस देखो जो तो सरकार जैसा कह रही है हमारी जिम्मेवारी है, वो तो उसके ऊपर है। वजह से वो दाम फिक्स करेगी, बहुत से ऊपर ही प्राइवेट वाला खरीद दे, बस ये है। आपको लगता है सरकार को एक दाम फिक्स करना चाहिए कि प्राइवेट वाला इसके ऊपर ही खरीद, लाइक MSP फॉर वेजिटेबल्स, फिक्स रेट हो जाए, प्राइवेट जो भी खरीदा है उससे थोड़ा ऊपर ही खरीदा। तो जो किसान और कारोबारी कोरोना और लॉकडाउन से जूझ रहे हैं, इन नए बिलों ने उनकी एक और परेशानी बढ़ा दी है। वैसे लॉकडाउन की मार तो जब बड़ों पर पड़ी है तो बच्चे कैसे इससे अछूते रह सकते हैं। मुंबई आपको ले चलते हैं। मुंबई से खबर है कि मुंबई के पास पालघर के आदिवासी इलाकों में रहने वाले आदिवासी बच्चे पहले ही कोई बहुत अच्छी हालत में तो नहीं थे, लेकिन लॉकडाउन आया है तो माता पिता का काम छिन गया है, घर में खाने की कमी हो गई और जिन छोटे छोटे बच्चों को पोषाहार मिलना चाहिए था, सूखे चावल उनको मिल रहे हैं। पूर्वा चिटनिस हमारी सहयोगी बता रही हैं कि बच्चे किस हाल में हैं। मिलिए जुड़वा रुपेश और रूपाली से, जो 1 साल और 1 महीने के हैं, लेकिन उनका विकास सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। उनको खाने के लिए सिर्फ सूखा चावल मिलता है। आता पैसा राहे तो कुठला भाजीपाला आणशील? पैसा राहत होता ना भाजीपाला आणता हूं। मुंबई से महज 130 किलोमीटर दूर पालघर जिले के जवाहर तालुका में तरलपाड़ा में आदिवासी रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर पड़ोस के थाने और भिवंडी में मजदूरी करते हैं। जाई तरल के परिवार में 8 सदस्य है, नाती पोतों समेत। उनका बेटा निर्माण कार्यों में मजदूरी करता रहा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काम नहीं है। संकट परिवार के लिए खाने का हो गया है। मेला तर गरीब माणसा काय भेटेल तर खायचं, नाही तर मग काय उपास राहायचा। मोठाले मग एक टाइम राहावाच ना, मोठाले बारीकली मर नाही, बारीकला देता हूं। कुछ दूरी पर प्रमीला भामरे रहती है। उनका बेटा उमेश 3 साल का है। उसकी हाइट 84 सेंटीमीटर है और वजन 8 किलो। इसे बेहद गंभीर कुपोषण माना जाता है। उनका 9 साल का भी बेटा है जो रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है और वो घर पर ही है। प्रमीला कहती है कि इस वजह से भी थोड़ा बोझ पड़ गया है। छोटा पण आहे ना, मग 4 माणसांचं बनवायचं जेवण, तर लहान मुलाची काळजी घ्यायलाच लागेल असं वाटतं। काय कधी मोठा होतो आणि कधी नाही, चांगला बरा, एक तर वजन त्याचा कमी ना, त्याच्यामुळे। पालघर जिला महाराष्ट्र के सबसे पिछड़े जिलों में से एक माना जाता है। यहाँ कुपोषण एक गंभीर समस्या है और इसकी वजह से छोटे बच्चों का सही विकास नहीं हो पा रहा है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन ने समस्या को और बढ़ा दिया है। महिला और बाल विकास विभाग के मुताबिक पिछले 6 महीनों में पालघर में कुपोषण की समस्या में 2.3% की बढ़ोतरी हुई है। इलाके में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को राशन मुहैया करवाने की राज्य सरकार की योजनाएं हकीकत में सही काम नहीं कर रही है। लोगों का भी कहना है कि लॉकडाउन के दौरान उनको बड़ी मुश्किल से हर महीने एक सदस्य के 2 किलो अनाज मिला। आता 2-3 किलो आणशील तर त्या 3 टाइम कसा पुरल द्या, मग ती मागे कोडकते आणि ओरे त्या 3 टाइम भाजी करा तर कोड पुरत है। पालघर से सटे जवाहर के बच्चे कुपोषित है क्योंकि उन्हें पूरा भोजन नहीं मिल पा रहा है। उनके घर वाले जो कि मजदूर है, उनको अभी भी रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को पूरी तरह से खाना नहीं खिला पा रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ की परिस्थिति बहुत ही जल्द गंभीर हो सकती है। जवाहर से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूर्वा चिटनिस, NDTV इंडिया। और महाराष्ट्र के बाद अब आपको मध्य प्रदेश ले चलते हैं। आम शिकायत है कि जो लोग कोरोना के शिकार हो रहे हैं उनको पैसा खर्च करके भी सही इलाज मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी है। कुछ दिन पहले हमने आपको महाराष्ट्र से ऐसी खबर दिखाई थी, अब मध्य प्रदेश की बारी है। NDTV ने पहली बार जब इस खबर को दिखाया तो सरकार ने दबी जुबान में स्वीकारा है, फिर 2 दिन बाद बताया कि केंद्र 50 टन ऑक्सीजन देगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है? अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी कई दुकानों में पहुंचे, सप्लाई से बात की, वो कैमरे के सामने नहीं मानते, इसलिए खुफिया तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ा कि कैसे कहीं सिलेंडर नहीं है, कैसे दाम दुगने हो गए हैं, कैसे आने वाले दिनों में तकलीफ और बढ़ सकती है। अनुराग द्वारी के पानी पीना है ठीक, तो पानी दे नहीं रहे क्या? कोई है ही नहीं। राजकुमार निषाद का आखिरी फोन कॉल। सांस ले पा रहे अच्छे से?
नहीं, ऑक्सीजन बंद हो जा रहा बार बार, दम घुट रहा मेरा। मैडम वो बोल रहे ऑक्सीजन बंद हो जा रहा है बार बार, मेरा दम घुट रहा है। हेलो, अरे मैं सांस नहीं ले पा रहा बिना ऑक्सीजन के। अरे तुम आ जाओ पहले। इंदौर में मालवा मिल में रहने वाले 40 साल के राजकुमार निषाद को दिल की बीमारी थी। परिजनों का आरोप है बगैर जांच के रिपोर्ट कोविड संक्रमित बताकर उन्हें शहर के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां ऑक्सीजन नहीं मिलने से उनकी मौत हो गई। मैंने बोला कैसे हो, आपको आराम है कि नहीं, तो बोले कि मुझे कुछ भी आराम नहीं है, ना मुझे ऑक्सीजन भी नहीं दिया जा रहा है, ना कोई बाटल भी चढ़ी, ना मुझे बाथरूम तक नहीं कराई है, और सबसे बड़ी बात बोले मुझे पानी तक के नहीं पूछा। मैं पानी बिना तड़प रहा हूँ, मेरा दम घुट रहा है। इस पे स्वतः संज्ञान लेकर के इनमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक जांच बिठा दी जाएगी। जांच समिति के द्वारा जैसे भी हमें उनकी रिपोर्ट प्राप्त होती है उसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मनोज चौकसे के बहनोई करौन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती थे। कहते हैं ऑक्सीजन की जरूरत थी, पता नहीं कैसे मौत हो गई। ऑक्सीजन की उनको प्रॉब्लम थी, मतलब ऑक्सीजन लगी हुई थी, लेकिन कल अचानक से क्या हुआ पता नहीं लग पाया। सुबह उन्होंने बोला, मैं उनको शिफ्ट करने वाला था चिरायू में, और एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी थी, उनको बोला कि लेके जाना है, और उन्होंने बोला कि वेंटिलेटर लगेगा, उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई है, सांस नहीं आ रहा। ऊपर जाकर के हमने पीपीटी किट पहना करके अपने भांजे को वहाँ पे भेजा, तो वहाँ पे उनके पल्स नहीं आ रहे थे, डेथ हो चुकी थी। इसी अस्पताल में शोभा फ्रांसिस ने भी दम तोड़ा। उनके परिजनों ने भी ऑक्सीजन की कमी का आरोप लगाया। हमने अस्पताल से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। सवाल यह है कि क्या ऑक्सीजन को लेकर अब वाकई फिक्र करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में जुलाई में हर दिन 40 टन तो अगस्त में 90 टन ऑक्सीजन लगी। सितंबर में हर दिन 1500 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और हर दिन ऑक्सीजन की खपत 110 टन हो गई है। सरकार कहती है राज्य को 130 टन ऑक्सीजन मिलता है। 50 टन केंद्र ने सुनिश्चित करा दिया है, यानी मध्य प्रदेश के पास 180 टन ऑक्सीजन होगा। आंकड़ों में सब अच्छा है। मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी यही कहते हैं। कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है, सीधे सीधे आंकड़े हैं। हमें 100 टन की ज़रूरत है, हमारे पास 120 टन है। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, मैंने पहले भी कहा था, आइनॉक्स कंपनी के महाराष्ट्र के प्लांट से यदि हमारी ऑक्सीजन इंटरप्ट हुई थी तो हमें वही मंत्री जी, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, शोभा फ्रांसिस, उनके भाई ने हमसे कहा, चौकसे जी होशंगाबाद से, उन्होंने हमसे कहा। देखिए, जो भी उन्होंने कहा है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि यदि उनके परिजन बीमार है तो निश्चित रूप से उनकी नहीं, यदि मौत हुई है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर मैं ये आपको कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन से रिलेटेड कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं तो फिर भोपाल में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले दुकानदारों की बात सुन लीजिए। 800 रुपये महीना रेंट है और 300 रुपये गैस चार्ज है, और अगर खरीदने जाए तो खरीदोगे आप तो 5500 रुपये का। दूसरी दुकान आते ही सिलेंडर के भाव 500 रुपये और बढ़ गए। ये 12 वाला है, 10 वाला, 12 वाला, 10 वाला, 12 में कितने का आ जाता है और 10 वाला कितने का आ जाएगा? कितना पकड़ेगा? 6000। तीसरे दुकानदार ने बाकायदा जोड़ घटाकर पूरा हिसाब बताया। कीमतों पर क्या कहा, खुद सुनिए। ये 48 वाला जो मैं आपको लगा रहा हूँ, पहले ये था अपना 33 का, डिफरेंस आ गया। तो आप लोगों को भी मतलब वहाँ से भी कॉस्टली आ रहा है? कॉस्टली आ रहा है, रीजन वही है ना, रेट बढ़ने के। अब जरा दुकानदारों को जो सप्लाई दे रहे हैं उनकी बात भी सुने। पहले 1200 का था, अभी 2000 का हो गया। सर दिक्कत बहुत ज्यादा है, तो अभी वो कंडीशन खराब होने वाली है। तो मतलब मैं आपको ये नहीं डरा नहीं रहा हूँ, आप समझदार हैं जी जी, है ना। आप जो दिन का दिन मरीज बढ़ते जा रहे हैं, सबको ऑक्सीजन चाहिए सर। दूसरे का कहना है सिलेंडर मौजूद नहीं है और ये शहर के 2 सबसे बड़े सप्लायरों में से एक हैं। सर इस समय तो बिल्कुल अवेलेबिलिटी नहीं है। और छोटे बड़े सिलेंडर कुछ नहीं मिल पाएंगे? नहीं, इस समय कोई भी नहीं सिलेंडर मिल पाएंगे। अरे बाप रे। तो और अगर मतलब मैं सिलेंडर इंतजाम कर लूं तो रिफिल हो जाएगा क्या? हाँ, रिफिल हो जाएगा। छिंदवाड़ा में 2 एम्बुलेंस चालकों की बात भी सुन लीजिए, हालात क्या हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत लेट मिल रहे हैं, और पहले के सस्ती में मिलती थी, अब महंगी हो गई। पहले 200-250 रुपये में बढ़ जाते थे, अब 350-300 ऐसे ले रहे, और एक दिन के आड़ में मिल जाते तो पहले
अब हफ्ते हफ्ते भर लगा दे रहे हैं। पहले क्या बोलते रेट कम मिलते थे, मतलब भरा था कम तो छोटा वाला सिलेंडर ऐसे 200 रुपये 250 रुपये लगभग, ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। तो अब वही गैस सिलेंडर लगभग 300 रुपये, कहीं 350 रुपये ऐसा मतलब भरा रहा है, और वो भी तुरंत नहीं मिल रहा है। तो किसी दुकान में जाओ तो एक हफ्ते बाद मिलेगा, कोई दुकान में जाओ तो बोलेगा 2 दिन बाद 3 दिन बाद, ऐसा उसका मतलब मिल रहा है वापसी में। उसकी बहुत दिक्कत जा रही सिलेंडर की। कई जगहों पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो लोग कॉन्सेंट्रेटर खरीद रहे हैं, लेकिन इसको लगाना चलाना सबके बस की बात नहीं, इसके रेट भी बढ़ गए हैं। मैंने बहुत कोशिश की ऑक्सीजन सप्लायर से, लोगों से नंबर लिए, जान पहचान के थ्रू लगभग 20-25 अलग अलग लोगों से बात की। बाकी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऑक्सीजन सिलेंडर जो कि छोटे सिलेंडर थे, उनकी कैपेसिटी बताई गई कि 3 से 4 घंटे ही वो चल पाएंगे, उसके बाद रिफ़िल करना होगा। 5,500 रुपये में वो ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा। पर समस्या ये थी कि उसको बार बार रिफ़िल करना होगा, क्योंकि 4 घंटे से ज़्यादा वो चलेगा नहीं, ऐसा दुकानदार ने बताया। जंबो सिलेंडर भी अवेलेबल नहीं थे। यदि समाज में इस स्थिति में समाज पहुंच रहा है तो समाज को ही विचार करना होगा। महामारी के समय किसी को भी इस तरह की आ रहा है, इसीलिए हम कर रहे हैं। महामारी के समय किस समाज में किसी को भी इस तरह से दाम नहीं बढ़ाना चाहिए। ऑक्सीजन कोई नई चीज है। ऑक्सीजन तो इनको पहले से प्रबंध करना था, महीने 2 महीने पहले। जब कमी हो जाए, शॉर्टेज हो जाए, तब ये ऑक्सीजन के बारे में सोचेंगे, ताकि इसमें भी कोई घोटाला हो जाए। मध्य प्रदेश में 31 अगस्त तक जो एक्टिव मरीज 9,152 थे, वो 31 अक्टूबर तक 33,699 हो जाएंगे, ये सरकार का ही अनुमान है। और तब 4800 ऑक्सीजन वाले और 650 आईसीयू बिस्तरों की कमी होगी। अब जरा सोचिए, जब मरीज 3 गुना बढ़ जाएंगे तो सरकारी गणित का क्या होगा। वैसे जानकारों के मुताबिक तब लगभग 300 टन ऑक्सीजन की जरूरत होगी, क्योंकि कोरोना के गंभीर मरीजों को कई बार 40 से 60 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से ऑक्सीजन देनी पड़ती है, जबकि सामान्य मरीजों में 10 लीटर प्रति मिनट की जरूरत होती है। भोपाल एम्स तक के निदेशक कह रहे हैं बिस्तर बढ़े तो उनके लिए इंतजाम मुश्किल होगा। ऑक्सीजन सप्लायर ने हमको एश्योरेंस नहीं दी है कि अगर हम बेड बढ़ाएंगे तो क्या हमको सप्लाई सफिशिएंट दे पाएंगे। इसकी वजह से हमारे सामने एक समस्या तो है कि अगर हम ये कमिट कर दें गवर्नमेंट को और हम बेड बढ़ा दें, और अगर से फॉर एग्जांपल हम मरीज को भर्ती कर लें और उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ऑक्सीजन नहीं मिली उस समय, तो हमारे सामने बहुत बड़ी कोई दुर्घटना हो सकती है। ऑक्सीजन को लेकर एक दिक्कत इन कारोबारियों की भी है, जिनकी सप्लाई लगभग बंद है, इसलिए काम ठप और सब सड़क पर। देश में लगभग 6,800 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, खपत इसकी आधी है। सरकार कह रही है उत्पादन का गणित ठीक है, प्रबंधन का गड़बड़ है, इसलिए उसने 5 सूत्रीय एजेंडा बनाया है। लेकिन जब किसी राज्य में मांग 10 गुना बढ़ जाएगी तो जाहिर तौर पर जो प्रबंधन उत्पादन सबका गणित है वो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य सिर्फ चुनावी नारों में है, हमारी प्राथमिकताओं में नहीं। जब पहले हम वेंटिलेटर की बात करते थे तो लोग समझते थे कि ये मजाक में बात कही जा रही है या उनके जहन में नहीं आता था, लेकिन अब सब जानते हैं कि वेंटिलेटर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और आने वाले दिनों में यही बात ऑक्सीजन को लेकर भी कही जाएगी। इंदौर में हेमंत, जबलपुर से संजीव, छिंदवाड़ा से सचिन चौधरी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, एनडीटीवी इंडिया। तेल को सींच के इतना बड़ा किया धान को, और बारिश हो जाने के कारण ये सब डूब गई है। अब मेरे लड़के बच्चे मर जाएंगे भूखन, मैं क्या करूँगा। और लोन भी लिया था 20-25 हज़ार, 8-10 बीघा लगाए थे कच्चे, और आधी तो डूब गए, आधी गिर गई है, थोड़े बहुत खड़े हैं। कर्जा माफ हो गया, बाकी लड़का बच्चा कैसे करे, सब गली गवा, सब सरी गवा, परिवार कैसे कान चले। धान है नहीं पढ़ाने। तो इस
साल फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की चार्जशीट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का नाम सामने आया है। चार्जशीट में एक वादा माफ गवाह ने मैजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवाया है कि सलमान खुर्शीद ने भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसके बाद ये हिंसा फैली। वहीं सलमान खुर्शीद ने चार्जशीट को कूड़ा बताया। क्या जाने माने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के भाषण से भी दंगे भड़के। दिल्ली पुलिस की 17,500 पन्नों की भारी भरकम चार्जशीट में एक गवाह के हवाले से उनका नाम डाला गया है। यही नहीं, चार्जशीट में कम्युनिस्ट नेता वृंदा करात, योगेंद्र यादव, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के भी नाम हैं। बताया गया है कि कई गवाहों ने आरोप लगाया है कि इन्होंने नागरिकता कानून के विरोध में चल रहे आंदोलनों में भड़काऊ भाषण दिए। वादा माफ गवाह ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में सलमान खुर्शीद का नाम लिया है। गवाह ने कहा कि सलमान खुर्शीद ने भड़काऊ भाषण दिया, जिससे भीड़ इकट्ठा हुई। आरोपी खालिद सैफी ने पुलिस के दिए बयान में प्रशांत भूषण, वृंदा करात के नाम लिए हैं। प्रशांत भूषण पर भी भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि दिल्ली पुलिस अपनी छवि खराब कर रही है और इस चार्जशीट में कूड़ा भरा है। पुलिस ने मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाया है, काश लगाते, नहीं लगाया है। उन्होंने 15 लोगों पर इल्ज़ाम लगाए हैं, 15 लोगों को उन्होंने चार्जशीट में अक्यूज़ बनाया है। मुझे तो नहीं बनाया है। प्रोवोकेशन जो है वो जुर्म है इस मुल्क में, मोबिलाइजेशन इस मुल्क में जुर्म है, तो सारी ट्रेड यूनियंस बंद कर देनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म कर देना चाहिए। आज जो किसान निकल के आए हैं सड़कों पर, वो सरकार की हिमायत में तो आए नहीं हैं, सरकार के विरोध में आए हैं, तो उन किसानों को भी सबको बंद कर दो। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 23 से 27 फरवरी के बीच दंगे हुए थे, जिसमें आधिकारिक तौर पर 53 लोग मारे गए थे। दिल्ली पुलिस ने और ना ही गवाह ने ये बताया है कि भड़काऊ भाषण में क्या कहा, ऐसा क्या था जिसे पुलिस या फिर गवाह समझते हैं कि वो भड़काऊ था, क्योंकि भाषण देना इस देश में जुर्म नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यही है जो तमाम एक्टिविस्ट उठा रहे हैं, वो कि क्या दिल्ली पुलिस सबूत ना होने के बाद भी सलमान खुर्शीद, वृंदा करात जैसे नेताओं का नाम डाल रहे हैं ताकि उनकी छवि को खराब किया जा सके। नई दिल्ली में सहयोगी अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश से खबर है, अपने ऊपर हुए अत्याचार की हकीकत सामने रखने की हिम्मत धीरे धीरे हाथरस में युवती जुटा पा रही है। आपको बता दें, हाथरस जिले के जानलेवा हमले का शिकार हुई दलित युवती ने मामले की जांच कर रहे अधिकारी को अब ये बताया है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ था। 4 युवकों ने इस युवती पर जानलेवा हमला किया था, जिसके आरोप में चंदपा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 2 की तलाश जारी है। पुलिस इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी लेके जाने की तैयारी कर रही है। इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। इस बीच राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व सदस्य और कांग्रेसी नेता पीड़िता के घर पहुंचे, जिसका 2 जो वीडियो हैं वो वायरल हो रहे हैं, जिसमें पुलिस के अफसरों को ये नेता निलंबित कराने और वाल्मीकि समाज की बहु बेटियों पर अत्याचार करने वालों को सीधे सीधे धमका रहे हैं। और अब कुछ अहम राजनीतिक खबरें। रफाल डील से जुड़ी ऑफसेट पॉलिसी पर सीएजी के सवाल उठाने के बाद कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 58,000 करोड़ की रफाल डील में रक्षा मंत्रालय की ऑफसेट पॉलिसी पर फिर से विचार किया जाए। सीएजी के मुताबिक रफाल लड़ाकू विमान बनाने वाली फ्रांस की कंपनी दसॉ एविएशन ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट में तय टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर नहीं की है। सीएजी के मुताबिक ऑफसेट के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर 23 सितंबर 2019 से शुरू हो जाना चाहिए था और 1 साल में पहला सालाना वादा पूरा होना चाहिए था। पी चिदंबरम ने कहा कि क्या सरकार कह सकती है कि वादा पूरा किया गया है? क्या सीएजी की रिपोर्ट से नए विवाद सामने आने जा रहे हैं? मध्य प्रदेश की किसान राजनीति में राहुल गांधी भी कूद पड़े हैं।
उन्होंने ट्वीट किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ किया, जबकि बीजेपी ने झूठे वादे किए। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में कमलनाथ सरकार की तरफ से 51 जिलों में किसानों का कर्ज माफ किए जाने की बात सामने आई। राहुल गांधी ने जो खबर साझा की उसके मुताबिक कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि कमलनाथ सरकार ने 51 जिलों में 26,95,000 किसानों का 11,600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण माफ किया। इसी पर राहुल ने अपने ट्वीट में कहा, कांग्रेस जो कहा सो किया, भाजपा सिर्फ झूठे वादे। बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि ट्विटर और फेसबुक राष्ट्रवादी रुख वाली सामग्रियों को मनमाने ढंग से नियंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने कल लोकसभा में मांग की कि सरकार को इसमें दखल देना चाहिए। सदन में शून्यकाल के दौरान तेजस्वी सूर्या ने कहा कि ये न सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को चुनौती है, बल्कि चुनावों के दौरान गैर कानूनी दखल के समान भी है। और अब खबर राजस्थान से। कोरोना और लॉकडाउन के बाद हर कारोबारी उभरने की कोशिश में है। इसमें सबसे अहम है पर्यटन उद्योग। लेकिन उदयपुर के पर्यटन कारोबार को एक नया झटका लगा है। नगर निगम ने कमरों पर टैक्स लगाकर कहा है, जिसका जमकर अब वहां पर विरोध हो रहा है। उदयपुर के प्रसिद्ध झीलों के किनारे ये ऊंट और घोड़ा पर्यटकों को सैर कराते हैं, लेकिन फिलहाल विदेशी मेहमान नहीं हैं और गुजरात से अक्सर शनिवार और रविवार को आने वाले सैलानी भी अपने घर लौट चुके हैं। झीलों की नगरी उदयपुर सिर्फ विदेशी ही नहीं, पड़ोसी राज्यों के सैलानियों का भी पसंदीदा शहर रह चुका है। अब धीरे धीरे यहां पड़ोसी राज्य गुजरात से काफी पर्यटकों का आना शुरू हुआ है, जिससे ठप पड़े पर्यटन उद्योग में कुछ उम्मीद जागी है। बैठे रहते दुकान खोलेंगे टाइम पास के लिए, लेकिन कोई ग्राहक आता नहीं है, आ जाता है कभी तो मतलब नहीं है। इसलिए भी बिल्कुल हैंडीक्राफ्ट का व्यवसाय बिल्कुल भी डाउन चल रहा है। होटल भी सब खाली पड़ी है। हनुमानगढ़ से आई हूँ यहाँ पे घूमने, 2 दिन हो गए हम यहाँ पे होटल में रुके हैं और अपना सा माहौल है सब कुछ, तो इतना वो नहीं फील होता, घबराहट फील नहीं होती है। अब हाँ ठीक है, आज से 2-4 महीने पहले सिचुएशन थोड़ी अलग थी। अब अगर अपने खुद सेफ्टी लेके चल रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, हर जगह पे सैनिटाइजर मौजूद है, मास्क सिस्टम है, सब कुछ है, तो अब अच्छा वो डर वाली बात नहीं है। लेकिन इस बीच उदयपुर नगर निगम ने एक नया टैक्स लगाने का फैसला लिया है। हर पर्यटक जो आता है उसके होटल कमरे पे टैक्स लगाया जाएगा। कोविड-19 में जो आपने कर लगाया है ये अनुचित है। वर्तमान में अगर आप उदयपुर शहर को देखें तो पर्यटन मतप्राय हो चुका है और आने वाला समय अक्टूबर से हम ये उम्मीद करते हैं कि पर्यटन व्यवसाय अच्छा चलने की उम्मीद करते हैं। हम ये चाहते हैं कि क्यों न आपकी जो सड़कें इस समय इतनी खराब स्थिति में हैं उनको आप सुचारू कर सकें। हर दृष्टि से आप पर्यटन को बढ़ावा दें। अभी सरकार को तो इस पे और कोई रियायत देनी चाहिए थी, क्योंकि होटल व्यवसाय पिछले 6 महीने से इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टाफ के खर्चे अपनी जेब से दे रहा है और जब बिजनेस चालू होने के आसार चालू हुए हैं तो ये यात्री कर लगा के नगर निगम ने होटल व्यवसाय को एक तरह से हम कहेंगे कि उसको समाप्त करने वाली स्थिति पैदा कर दी है। नए कर के मुताबिक 200 रुपए टैक्स लगेगा 5,000 रुपए वाले कमरे पे। होटल मालिक को 300 रुपए भरना पड़ेगा हर बार जब 5,000 से 10,000 के कमरे में कोई ठहरता है, और 500 रुपए का टैक्स है उस कमरे पे जो 10,000 रुपए से ज्यादा में बिकता है। जिसका 10,000 या उससे ऊपर वाला कोई कमरा है तो वह यात्री से तो 10,000 रुपये लेगा किराए के नाम से, और 500 रुपये टैक्स एक्स्ट्रा लेगा, वो नगर परिषद में जमा कराएगा। तो वो भार जो पड़ने वाला है वो होटल मालिक पर न पड़ के यात्री के ऊपर होगा। इसी तरह जिस होटल के कमरे का किराया 5,000 और 10,000 के बीच में है, उसके अंदर 300 रुपया पर रूम चार्जेस है। 2 लोग ठहरे तभी वो एक ही बात है,
तो उसके अंदर भी 300 रुपया लगेगा और वो भी यात्री कर है और होटल मालिक को उसमें कुछ नहीं देना है। और 3000 से 5000 के बीच में जो भी कमरा का किराया है पर डे का, उसके अंदर 200 रुपये यात्री कर लेंगे। ये स्लिप है। फिर मैं वापस क्लियर करूँ कि 3000 या उससे कम वाले किराए वाले जो भी कमरे हैं उसमें कोई टैक्स नहीं। नगर निगम का कहना है कि उदयपुर में ज्यादातर होटल अपने कमरे 5000 रुपए में बेचते हैं और ऐसे में 200 से 300 रुपए प्रति कमरा लेना बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन होटल मालिकों की दलील है कि पर्यटन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा था। ऐसे में जब धंधा पहले के मुकाबले सिर्फ 6 से 8% रह गया है तो ऐसे नए कर पर्यटन में रुकावट पैदा करेंगे। उदयपुर से संजय व्यास के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।